नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास मोड। बिंदास में हम आपके सामने लगातार लेकर आ रहे हैं जाकिर नाइक को गिरफ्तार करो। इस अभियान का परिणाम प्रत्यक्ष रूप से जाकिर के अरेस्ट होने तक भले ही ना हुआ हो, लेकिन इतना परिणाम हुआ है कि जाकिर पर आज उसी शहर में, जिस शहर में वो अपनी प्रतिष्ठा होने, सम्मान होने, मान होने और बड़ी फैन फॉलोइंग होने की बात करता है, उस मुंबई में जाकिर को आज 200 लोगों को एड्रेस करने के लिए कोई जगह नहीं मिल पाई। ना पैसे देके, ना प्यार से, ना सहयोग से, ना धमकी से, किसी भी प्रकार की जगह उसको नहीं मिली। मैं इसकी तुलना करता हूं 26/11 में ताज हमले पर आतंकवादी हमला करने वाले आतंकवादियों को मुंबई के मुसलमानों ने मुंबई के जगह पर दफनाने से विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे पापियों को हम मुंबई के भूमि पर दफनाने नहीं देंगे। उन्होंने अपने कब्रिस्तानों के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद किए थे। आज आतंकवादी के गुरु कहे जाने वाले जाकिर को आज 200 लोगों को भी एड्रेस करने के लिए, वो भी लाइव में, जगह नहीं मिली। आज के बिंदास में हम जाकिर के खुलासे को और आगे बढ़ाते हैं। पहले मुद्दा, जाकिर को मुंबई वालों की ना। जाकिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जगह नहीं, मुस्लिम संगठनों ने भी पीठ दिखाई। अभी तक 1000 करोड़ की पहली किस्त भी काम नहीं आई है। जी हां, अब जाकिर को भारत में 2 गज जमीन भी नहीं मिल रही है। ये बात सही है कि जाकिर के समर्थक पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन जाकिर की मुहिम अभी तक रंग लाती दिखाई नहीं दे रही है। जाकिर समर्थक गुप्त मीटिंग्स जरूर कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे। सुदर्शन न्यूज बार बार जाकिर के समर्थकों को सुदर्शन न्यूज में आने का न्योता दे रहा है, लेकिन कोई भी जाकिर समर्थक सुदर्शन न्यूज में आने को तैयार नहीं है। जाकिर के समर्थक जिन 5 सितारा होटलों में मीटिंग्स कर रहे हैं, वो दूसरे प्रोग्राम के नाम से होटल बुक कर रहे हैं। कोई भी मीटिंग्स की बातों को सामने नहीं आने दे रहा, लेकिन सुदर्शन न्यूज जाकिर समर्थकों की गुप्त मीटिंग्स पर नजर बनाए हुए है। लेकिन जिस तरह से जाकिर का विरोध हो रहा है देश में, वो भी सरकार और समाज को देखना चाहिए। देश के 5 सितारा होटल्स ने जाकिर को अपने यहां जगह देने से मना कर दिया। कोई भी होटल जाकिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने को तैयार नहीं है। ऐसे में जाकिर ने मुंबई जाकिर को मुसलमानों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया। जिस क्षेत्र से दाऊद और अबू सलीम जैसे लोग निकले, वहीं से जाकिर का संगठन चलता है, लेकिन अब लोगों ने जाकिर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया, ठीक उसी जगह पर। इससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या जाकिर को इस्लाम से ऊपर बताने वाले समर्थक डर गए हैं, या फिर भारत के माहौल को अपने विरोध में मान रहे हैं, इसलिए चुप हो गए हैं? वहीं जाकिर के कई समर्थक पत्रकार जाकिर के पक्ष में रिपोर्ट लिख रहे हैं और कई न्यूज़पेपर उन्हें छाप भी रहे हैं, लेकिन जाकिर की मुहिम भी आतंकी याकूब की तरह फेल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जाकिर को बचाने के लिए जितना पैसा भिजवाया गया है, वो कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंकी समर्थकों की मुहिम को देशवासियों ने कमजोर कर दिया है? क्या जाकिर को जगह नहीं देकर देशवासी आतंक के खिलाफ एकजुट खड़े हो गए हैं? क्या लोग अब आतंकी याकूब की तरह आतंकियों के जनाजे में शामिल नहीं होना चाहते? क्या अब मुंबई के वो क्षेत्र जहां सिर्फ मुस्लिम ही दिखाई देते हैं बदल रहा है? क्या अब आतंकियों का समर्थन नहीं होगा? क्या अब आतंक से लड़ने के लिए भारत का हर वर्ग आगे आ रहा है? अगर ऐसा है तो ये देश के लिए बेहद शुभ समाचार है। लेकिन मुस्लिम बस्तियों से मुस्लिम युवाओं का लगातार गायब होना और फिर सीरिया में दिखाई देना शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। तो क्या मुस्लिम समुदाय मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बदलेंगे? क्या बच्चों को कट्टर इस्लाम की बजाय उदार इस्लाम पढ़ाया जाएगा? अगर मदरसों की शिक्षा में बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन जाकिर को सुनने वाली भीड़ कुछ अलग ही दर्शन करा रही है। अशहदु। जब जाकिर दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाता है तो यही भीड़ ताली बजाती है। ये गणेश कौन है?
ये गणपति कौन है? तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा। जब जाकिर आतंकियों का पक्ष लेता है तो यही भीड़ खुशियां मनाती है। ऐसे में शक तो होता ही है, क्या इस भीड़ के लिए आतंकी ही नायक हैं? क्या ये भीड़ आतंक का समर्थन नहीं कर रही है? वहीं जाकिर को ये भीड़ इस्लाम से ऊपर मानने लगती है। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बात कर ली। हमारे साथ स्टूडियो में दो विशेष अतिथि जुड़े रहेंगे पूरे लाइव में, आप भी जुड़े रहेंगे। दोनों का मैं स्वागत करता हूं। मयंक जैन है, पत्रकार है, आतंकवाद विषय पर विशेष जानकारी रखते हैं। रिटायर्ड कर्नल टीकू जी है। टीकू जी आपका भी स्वागत है। टीकू जी कश्मीरी पंडित भी है। कश्मीर में लगाई आग के पीछे जाकिर का होना, इसलिए आज हमने टीकू जी को कहा कि आज के कार्यक्रम में आप भी जुड़ जाइए। साथ में हमारे साथ देश विदेश से करोड़ों की संख्या में घर में, ऑफिसेस में और कई जगह पर तो लोग जाग कर रात को 2 बजे भी इस कार्यक्रम को विदेश में देख रहे हैं। उन सबको हम अपने घर से बस एक टेलीफोन के द्वारा सीधे लाइव जोड़ेंगे इस बिंदास में और आपकी बात विदाउट एडिट सीधे लाइव दिखाएंगे। दोनों अतिथियों के स्वागत के साथ में मयंक जी को पहला सवाल पूछता हूं कि मयंक जी, जिस शहर में जाकिर 100-200 करोड़ रुपए खर्चा करके लोगों को आलीशान सोफों पर बिठा के इस्लाम समझाता था, आज 200 लोगों को एड्रेस करने के लिए पैसे फेंकने के बावजूद उसको जगह नहीं मिली। ये एक्सपोज जो किया है जाकिर को, खासकर आपके चैनल ने, इसको इसका क्रेडिट जाना चाहिए। अब आपको ध्यान होगा कि जब भी जाकिर नायक ऐसा करता था, कुछ उसके स्पीचेस में ऐसा कुछ एंटी नेशनल बातें होती थी, तो केवल आपका चैनल ही उसको उजागर करता था। बाकी चैनल्स और मीडिया चुप रहते थे। लेकिन अब क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू बन गया, बांग्लादेश में टेररिस्ट अटैक में जब पकड़े गए जाकिर नायक से जुड़े हुए कुछ लोग, तो अब आपकी बात वो इंटरनेशनल फोरम तक पहुंच रही है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब जाकिर नायक इक्वल टू टेररिज्म ऐसा प्रूव हो गया है, इसलिए अब मुश्किल है किसी को उसके साथ पार्टिसिपेट करना। कोई भी होटल को अगर वो उसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एकम्प्लिस हो जाते हैं और वो टेररिज्म के लॉ के ग्रिप में भी आ सकते हैं, तो एंटी टेररिज्म जो लॉज हैं। तो इसलिए कोई भी अपने होशो हवास में ये नहीं करेगा। और आप दूसरी बात ये देखिए, बांग्लादेश में केवल टेररिस्ट अटैक उस होटल के अंदर नहीं हुआ था, वो उसके बाद ईद के दिन अटैक, जो नमाजी थे उनके ऊपर अटैक हुआ था। ये अटैक्स हम बार बार देख रहे हैं कि जो नमाज करने जा रहे हैं मस्जिद के अंदर, उन पर अटैक होते हैं। पाकिस्तान में होते हैं अटैक ऐसे, अफगानिस्तान में होते हैं, बांग्लादेश में हुआ। तो अब मुस्लिम्स के अंदर भी ये दहशत, समझ रहे, बिल्कुल दहशत आ रही है कि हम कैसे इस चीज को बढ़ने दें। बिल्कुल। टीकू जी, मुंबई के बारे में जाकिर क्या कहता था, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दर्शक भी ये वीडियो वैसे तो गणपति के वीडियो के साथ देख चुके हैं, लेकिन मैं मुंबई के बारे में जाकिर क्या कहता था और आज क्या स्थिति है देखिए। मैं से आ रहा हूं बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखते ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान में डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। जिस शहर में से आ रहा हूं बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखते ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान में डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। टीकू जी, ये दो चीजें कह रहा है। जिन लोगों को ये कह रहा है कि हिंदू भगवानों के खिलाफ उनको कैसे उस्काना है, साथ में कहता हूं कि देखो मैं तो मुंबई से आता हूं जहां पर हिंदुत्व का माहौल है, शिवसेना है, बाल ठाकरे है, तमाम चीजें तब की बात है पुरानी। वहां पर मैं बोल सकता हूं तो तुम भी बोलो, और साथ में बोलता है कि वहां मुझे इज्जत मिलती है। जाकिर के दोनों दावे फेल हो गए। जाकिर को उसी शहर में इज्जत तो छोड़िए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पैसे देकर जगह नहीं मिली।
ट्राइडेंट होटल ने, ताज होटल ने, JW मेरियट ने, यहाँ तक कि वहाँ के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने, यहाँ तक कि वहाँ पर जो मुसलमान संस्थाओं के हॉल से और 150 से ज्यादा हॉल वहाँ पर मुस्लिम संस्थाओं के पास है, लेकिन एक भी संस्थान ने इसको जगह नहीं दी। कैसा देखते हैं टीकू आप इसको? देखिए, जाकिर नाइक को इस बात का तो अब अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जिस देश में वो जहर उगलता था दूसरे धर्मों के बरखिलाफ, असलियत क्या है उसको ये जानना चाहिए कि इस देश के अंदर जहाँ हिंदुओं का बहुमत है, 80% हिंदू रहते हैं, उनका सोच कैसा है। वो एक बहुत ही पुरानी परंपरा के साथ उनका वास्ता है। हिंदू धर्म इतना विशाल है कि इन चीज़ों से उनको कोई फर्क पड़ता नहीं था, क्योंकि हम लोग ऐसे छोटे मोटे धर्म के नहीं है कि छोटी सी बात पर हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा। लेकिन असलियत क्या है, जब ये बताया गया कि इसके भाषणों से, और हमें भी पता था ये पॉलिटिकल लेवल पर जो एक्शन होना चाहिए था वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है हमारी राजनीति में अपीजमेंट पॉलिसी कितनी जबरदस्त चलती है, और उस अपीजमेंट की वजह से इसके ऊपर किसी ने हाथ नहीं लगाया। लेकिन मामला आप लोगों की वजह से, आपकी चैनलों की वजह से, कहीं और चैनलों की वजह से मामला अब कॉमन मैन के हाथ में आ गया। जब कॉमन मैन को ये दिखाई दे रहा है कि ये बोल क्या रहा है, कैसे ये दूसरे धर्मों की बेइज्जती कर रहा है, तो उन्होंने खुद इसका फैसला किया कि जहां जहां ये कह रहा था मेरे पास 10,000 लोग आते हैं, 20,000 लोग आते हैं, और पैसा फेंकता था और धर्मांतर करता था और पब्लिकली करता था, अब उसको आज कम से कम ये पता चला होगा कि उसकी असली औकात उसकी क्या है, कि वो 100 आदमी भी नहीं जमा कर सकता। क्योंकि कुछ हद तक तो हिंदुस्तानी बात को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब ये देश के हित में नहीं होगा तो हिंदुस्तानी एकजुट होकर बोलेगा कि भैया यहां तुम कदम नहीं रख सकता है, और आज वही हुआ। हालांकि ये कि कब तक टिकती है, जाकिर के पैसे का प्रभाव क्या शुरू होगा या जो स्थिति आज है यही बनी रही, ये सवाल है। लेकिन आज तो हम कम से कम ये कह सकते हैं, मुंबई वाले को हम धन्यवाद देते हैं कि मुंबई वालों ने जाकिर और उसके समर्थकों की उनकी औकात दिखा दी। तमाम प्रयासों के बाद, तमाम पैसे ऑफर करने के बाद, प्रीमियम देने के बाद, आज वर्किंग डे होते हुए भी होटलों ने तक इसको अपने बैंक्वेट हॉल या कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं दिया। कई कॉलर हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए वेटिंग में है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। हाँ सर, मैं जाकिर नायक के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। सर, ये जो जाकिर नायक है ये रूह है जमीन का सबसे बड़ा दरिंदा है। मेरा नाम मोहम्मद शमीम, मैं दिल्ली दिलशाद गार्डन रहता हूँ। ये इनका इतना भयानक और भयंकर अकीदा है जो कि चाहता नहीं है इंडिया को नहीं सर, ये पूरी दुनिया को तहस नहस करने में विश्वास रखता है। नंबर 2 सर, आपकी कल मैंने इसी चैनल पे एक चीज देखी थी जिसको के इसी का एक चमचा, वो भी देश का सबसे बड़ा गद्दार है जिसका नाम जर्जीस है, वो बता रहा था कि खड़ी मूर्ति में और पड़ी मूर्ति में कोई फर्क नहीं है। तो मैं उसको फर्क बताता हूँ कि खड़ी मूर्ति में और बड़ी मूर्ति में इतना फर्क है जितना कि उसकी बीवी में और उसकी माँ में है। नंबर 2, अगर खड़ी मूर्ति में वो फर्क नहीं समझता है, उसकी कैपेसिटी गिना रहा है कि जो काम इससे हो रहा है वो इससे हो रहा है, तो इसका मैं एक आंसर देना चाहता हूँ। वो आंसर ये है, कल के लिए वो ये भी कह सकता है कि जो काम इस औरत से हो रहा है वो काम इस औरत से भी तो हो सकता है। बच्चे ये भी देती है, बच्चा वो भी देती है, कपड़े ये भी पहनती है, कपड़ा वो भी पहनती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, इनका इतना भयानक और बुरा अकीदा है। मैंने ये कहा था कि हम इनके बात से सहमत है ही, ऐसा नहीं सारे बातों से, लेकिन कम से कम जाकिर जैसी गंद तो ओन नहीं फैला रहा है, उसके भाषणों से आतंकवादी तो तैयार नहीं हो रहा। हालांकि हम उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि नहीं जानते, हमने कहा था। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हमारे साथ एक और विशेष अतिथि जुड़ गए हैं जो पहले से जाकिर के खिलाफ लड़ते आए हैं। यूनुस अल गोहर जी है, CEO है मसीहा फाउंडेशन के, लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। यूनुस जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। क्या कहेंगे जाकिर के बारे में आप?
चलिए, शायद यूनुस जी से हमारा संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है। मयंक जी के पास चलते हैं। मयंक जी, कॉलर की भी प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं, लोगों की सोशल मीडिया पर भी लगातार आ रही रिएक्शन को देख रहे हैं। जाकिर के विषय में जो एक ही आप बनी है, ये आगे और हिंदुस्तान में कैसे बढ़ेगी? देखिए, दोनों चीजें हो सकती हैं। जाकिर नायक के खिलाफ जो यहाँ का नेशनलिस्ट समाज है वो खड़ा होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि जाकिर नायक को सपोर्ट करेगा। तो हमारी ज्यादा नजर उस वाले तबके पर होनी चाहिए जो इसको सपोर्ट देने वाला है। अब आप देखिए कि जाकिर नायक के जो विचार हैं, क्या वो अलकायदा से डिफरेंट है, क्या वो आईएस से डिफरेंट है, क्या वो बोको हराम से डिफरेंट है, क्या वो अल शबाब से डिफरेंट है। तो जो जाकिर नायक की आइडियोलॉजी है, जाकिर नायक से बड़ा एनिमी जो हमारे देश का है वो जाकिर नायक की आइडियोलॉजी है। जब जाकिर नायक तो सिर्फ उस आइडियोलॉजी को ईमानदारी से प्रस्तुत कर रहा है, जाकिर नायक उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा है। तो हम लोग व्यक्तियों को, केवल व्यक्तियों को देखेंगे तो काम नहीं बनेगा। व्यक्तियों को तो ढूंढना पड़ेगा जो ऐसी दूषित आइडियोलॉजीज को प्रोपोगेट कर रहे हैं, लेकिन हमको उन आइडियोलॉजीज का अध्ययन करना पड़ेगा, हमको उन आइडियोलॉजीज को एनालाइज करना पड़ेगा और एक्सपोज करना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या कहेंगे कि हिंदू जो सब धर्मों को मानते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि किसी भी रूट से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो, वो तो हो जाते हैं कम्युनल। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो कन्वर्जन की बात करते हैं, जो कहते हैं कि आपको हमारे धर्म में कन्वर्ट होना है और तभी आपको भगवान प्राप्त हो सकता है, वो हो जाएंगे सेकुलर। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा कम्युनल और मुस्लिम पर्सनल लॉ हो जाएगा सेकुलर। तो जब तक हम आइडियोलॉजी पे अटैक नहीं करेंगे, आइडियोलॉजीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम इसी कंफ्यूजन में भटकते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि जाकिर नायक की सबसे बड़ी डिफीट उस दिन होगी जिस दिन हमारे लोग, हमारे इंटेलेक्चुअल्स उसकी विचारधारा को एक्सपोज करें। बिल्कुल, और इसलिए ये एक्सपोज करने का काम जारी रखना पड़ेगा। हमारे साथ यूनुस जी है, यूनुस जी से संपर्क। क्या यूनुस जी, आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं, अभी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, मैं रिंकू बोल रहा हूँ लखनऊ से। बोलिए। हेलो, क्या कहना है? सर, मैं रिंकू बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी सर, मैं रिंकू बोल रहा हूँ सर लखनऊ से। सर, ये बताइए कि जब ये जाकिर नायक का आप शो दिखा रहे हैं, पहले तो आपने बहुत अच्छा किया कि ये शो आप दिखा रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया के अंदर जो आज कत्ल-ओ-गारत चल रही है उसके लिए इनके लोग ही जिम्मेदार हैं। तो ये इतने बड़े विद्वान हैं, तो ये अपने लोगों को क्यों नहीं बताते, अपनी विद्वानता का इस्तेमाल उनको समझाने में क्यों नहीं करते हैं कि पूरी दुनिया में कत्ल-ओ-गारत तो आप ही के भाइयों ने फैला रखी है। तो बजाय उनको समझाने के, अगर ये समझा देंगे तो कम से कम जो लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं और 72 हूरों के चक्कर में ये सब जो फैलाए हैं राग भट्टा, तो कम से कम उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। और जो इस जद में आकर जो सही लोग भी है वो भी कहे जा रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार तो यही लोग हैं। ये इतने बड़े विद्वान होकर, ज्ञानी होकर अगर ये नहीं समझ रहे हैं, तो ये जूते खाने वाला काम अगर करेंगे तो खाएंगे ही। और इनकी संलिप्तता ऐसी चीजों में जब मिल रही है तो फिर उसके बाद सर कौन इनको माफ करेगा कि यहीं रह रहे हैं, यहीं पर पनप रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, धन्यवाद। टीकू जी, क्या किसी ने भी जाकिर को यह सवाल नहीं पूछा कि तुम इतने विद्वान और गाढ़े अभ्यासक होने की बात करते हो, कुरान की, इस्लाम का जो अतिवादी चेहरा है इसको तो तुम रोक नहीं पा रहे हो? देखिए, आप कहीं पर भी दुनिया में जाइए, अरब कंट्रीज़ हैं, सूडान है, सीरिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जितने भी देश हैं जो उदारवादी हैं, जो मॉडरेट फैक्शन है इस्लाम में, वो हमेशा फैनेटिक एलिमेंट से, रेडिकल एलिमेंट से दबा हुआ है। और यही हाल हिंदुस्तान का भी है। अब हिंदुस्तान में एक और चीज़ जुट जाती है इसमें। हिंदुस्तान में जो मॉडरेट एलिमेंट है इस्लाम का, जो फोक इस्लाम जिसको बोलते हैं, वो तो काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन जब रेडिकल एलिमेंट उसमें छा जाता है और रेडिकल एलिमेंट हथियार उठाता है तो वो दूसरा वाला जो उदारवादी वाला है वो दब जाता है। इसमें एक और एलिमेंट शामिल होता है। मैं आपको एक जिम्मेवार है, उसकी चुप्पी भी तो जिम्मेवार है। उसकी चुप्पी जरूर जिम्मेवार है, क्योंकि वो सहमति की चुप्पी है। मैं इस बात से सहमत हूँ। देखिए, ऐसा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसके पास हथियार होता है और जिसके पास हथियार नहीं होता है, इस लड़ाई में हथियार वाला ही कुछ देर तक जीतता है। आप नाजी जर्मनी की बात कीजिए, नाजी फिलॉसफी के साथ
10% लोग थे, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि वो चुप रहे, उन्होंने उसकी मुखालफत नहीं की और एक समय ऐसा आ गया कि नाजी वालों ने उनको ऊन अप कर लिया, पूरों को दबा दिया। यही हाल इनका। और हिंदुस्तान में एक और चीज भी इसके साथ जुड़ जाती है, वो ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है, वो कोई भी क्लास है, वो ऐसे तत्वों की हिमायत करते हैं वोट बैंक के लिए। तो उनको एक तो उनको धार्मिक हिसाब से संरक्षण मिलता है और दूसरा पॉलिटिकल हिसाब से संरक्षण मिलता है। नहीं तो जाकिर हुसैन जैसा आदमी अभी तक जेल से बाहर कैसे है, जो इतना जहर उगलता है, जिसने पता नहीं कितनों को मोटिवेट किया होगा हथियार उठाने के लिए, वो अभी तक क्यों फ्री घूम रहा है और क्यों प्रचार कर रहा है, ऐसा दुष्प्रचार कर रहा है कि अपने लोगों को बर्बादी के रास्ते पर ले रहा है वो। बिल्कुल। यूनुस जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी, हाँ मैं जाकिर नाइक के बारे में बोलूं? बिल्कुल। जाकिर नाइक वहाबीइज्म को आगे बढ़ा रहा है और वहाबीइज्म सिर्फ इंडिया में खतरनाक नहीं है, वेस्ट में भी ये लोगों को कत्ल कर रहे हैं। और ये वहाबीइज्म इस्लाम से हटके कोई चीज है और इस्लाम का नाम तो इस्तेमाल होता है भी वो मुसलमान, लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत खतरनाक है। और ये जो वहाबीइज्म है इंडिया में बहुत देर से फैल रहा है, बहुत देर से फैल रहा है। इसको बैन करना बड़ा जरूरी है। और आप देखें कि कश्मीर के अंदर जो लोग इंसर्जेंट्स आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वो भी वहाबीज हैं। वहां जाके वो आतंकवाद बनते हैं, कश्मीर में बम ब्लास्ट करते हैं और फिर उसके नतीजे में होता ये है कि जो कश्मीर के लोग रह रहे हैं, लोग उनके ऊपर जुल्म ढाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये वहाबीज़म के लोग हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। यूनुस जी, हम उसको अलग कैसे समझे, क्योंकि वही कुरान का दावा देते हैं, उन्हीं आयतों को सुनाते हैं, उन्हीं भगवानों के नाम लेते हैं, तो अलग कैसे समझे? अलग इस तरह समझे कि ये जो सूफी हैं, जिस तरह हम सूफीज़म की बात करते हैं, तो ये वहाबी हम लोगों को भी काफिर कहते हैं कि ये इस्लाम वाले नहीं हैं। तो अलग हैं हम, तभी तो वो हमको भी मार रहे हैं। क्या लेकिन आप केवल चुप रहने तक ही आपकी भूमिका सीमित रखना ठीक है? नहीं, हम चुप तो नहीं है, हम तो पूरी दुनिया में इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। अमेरिका में, कनाडा में, पूरे यूरोप में और इंडिया में भी हमने पिछले 6 महीने से ये मूवमेंट चलाई हुई है बैन वहाबिज्म की। लेकिन हावी तो जाकिर होता हुआ दिखता है। सबसे पहले जाकिर नाइक के खिलाफ जो प्रदर्शन किया है वो हमने किया है इंडिया में। नहीं, ये तो अच्छी बात है, हम इसलिए आपको आज लाइव में जोड़े हैं। लेकिन क्या आप लोगों के होते हुए और इतनी बड़ी संख्या में होते हुए, जितना आप दावा कर रहे हैं, फिर भी ये क्यों हावी है? इसलिए कि इसके पीछे कंट्रीज हैं, सऊदी अरब का पैसा लगा हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पैसा लगा हुआ है, इन लोगों के साथ गवर्नमेंट शामिल है, उनके फाइनेंस शामिल हैं। हम तो एक आम आदमी हैं, एक आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है, ये तो लोगों को खरीद लेते हैं पैसे देके। इंडिया में भी यही हुआ है। नहीं, क्यों खरीद रहे? इसको सऊदी अरब ने पैसे दिए, इसको चढ़ा दिया। नहीं, क्यों खरीद रहे? देखिए यूनुस भाई, आपका बोलने का एक विशेष महत्व है। अगर हम तो 10 दिन से कह रहे हैं कि इसको सऊदी अरेबिया पैसे दे रहा है, तो ये कहेंगे नहीं नहीं आप तो मुसलमान विरोधी, इसलिए ऐसा कहेंगे। आप एक मुस्लिम एक्टिविस्ट होते हुए ये बात कह रहे, इसलिए थोड़ा विस्तार से समझाइए कि सऊदी अरेबिया इसको क्यों पैसे देता है, उनका क्या फायदा है? सऊदी अरब इनको इसलिए पैसे दे रहा है कि ये सऊदी अरब का जो फिरका है वो अपना फैलाना चाह रहे हैं। सऊदी अरब अपने फिरके को, वहाबिज्म को पूरी दुनिया में फैला रहा है। सऊदी अरब का काम ही यही है। जैसे अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है, इंग्लैंड, यहाँ जा जाके ये मस्जिदें बनवाते हैं, फ्री लिटरेचर बेचते हैं। इसकी वजह से इनकी आइडियोलॉजी बढ़ रही है। ये तीसरी सुपर पावर बनना चाहता है। ये जो सुपर पावर की रेस चल रही है ना, अमेरिका और रशिया और उसके बाद चाइना और इंडिया भी अब सुपर पावर की रेस में आ गया है। तो इनके पास तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, इन्होंने टेररिज्म को अपनी इंडस्ट्री बनाया है। ये पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे हैं। दिल्ली के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा लगाना चाहते हैं। आपको इन बातों को समझना होगा, वरना इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, वो आप समझा पाए हमको भी और हिंदुस्तान को और इसके मूर्ख फॉलोअर को, इसीलिए आपको आज लाइव लिया है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने बात कर रहे हैं जाकिर नाइक की। जाकिर को गिरफ्तार करो इस सीरीज को हम लगातार आपके सामने लेकर आए। हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान हैं और हमारे सामने करोड़ों दर्शक अपनी बात को रखने के लिए भी अपनी अभिव्यक्ति हम तक पहुंचा रहे। टेलीफोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा हम तक पहुंच रहे अभिव्यक्ति को हम आपके पास सीधे विदाउट एडिट लाइव भेज रहे हैं। आप भी अपनी अभिव्यक्ति हम तक जरूर भेजें। ब्रेक के पहले हम यूनुस जी से बात कर रहे थे जो जाकिर खान को एक्सपोज करने का काम दुनिया भर में कर रहे। हम यूनुस जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए कि जाकिर नाइक कैसे वहाबिज्म की आप बात कर रहे थे कि कैसे उसको पैसा आता है, क्यों आता है और वो क्या करा है। जाकिर नाइक जो है वहाबिज्म को प्रेजेंट करते हैं और जो वहाबिज्म को प्रेजेंट करने वाले हैं सऊदी अरब खुद ब खुद उनके ऊपर हाथ रख देता है और उनकी फाइनेंशियल हेल्प करता है। शुरू में ये सिर्फ एक तबलीगी जमात के लोग थे। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की बस्ती के कोने पर इन्होंने अपने मरकज बनाया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों को अपना जो है ब्रेन वॉशिंग करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर अब ये तकरीबकारी की तरफ आ रहे हैं, आतंकवाद की तरफ आ रहे हैं। और इनका ख्वाब यह है कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का कब्जा होगा। इंडिया जो कि पहले यहाँ पर मुसलमान बादशाह होते थे, दोबारा ये इंडिया के ऊपर इस्लाम का कब्जा करना चाहते हैं। और इनका ये ख्याल है कि इस्लाम इस बात की इनको इजाजत देता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। इनका इस्लाम से अंदरूनी तौर पर कोई ताल्लुक इनका है नहीं, कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो ये हैं, लेकिन ऐसे मुसलमान हैं कि जैसे मर्दों और औरतों के बीच वाला आदमी होता है, उसको आप ना मर्द कह सकते हैं ना उसको औरत कह सकते हैं। मैं जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ग्रोथ मुस्लिम्स की हो रही है, जो सऊदी अरेबिया की बात ये कर रहे थे, उसको मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। इन्हीं की बात, यूनुस जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। जो प्यू रिसर्च सेंटर है यूएस का, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड जिसकी रिसर्च होती है, उसके मुताबिक 2010 और 2050 के दरमियान मुस्लिम्स की ग्रोथ रेट 73% थी और हिंदूज की केवल 34%। तो ये इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो दूसरे रिलीजन्स हैं जैसे बुद्धिस्ट की -0.3%, क्रिश्चियंस की 35%, तो ये लगभग सभी से दुगना रेट पर बढ़ रहे हैं। तो क्या यूनुस जी जो बात मयंक जी कह रहे हैं, बच्चे पैदा करके कब्जा करने की, क्या अपने बच्चों, ये तो खुद अपने बच्चों को कई विदेश में पढ़ाते हैं ऐसी बात करने वाले, और दूसरों को कहते हैं कि 4-4, 6-6 पैदा करो। यही हो रहा है। आप एक चीज देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि जो वहाबी मुस्लिम नहीं है वो हैंड टू माउथ जिंदगी गुजार रहा है, और जो वहाबी हो गया है उसके पास बहुत पैसा है। ये आप चीज नोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप, हमने दिखाया दर्शकों को कि जाकिर के जो स्टेज होते हैं, जो सेट होते हैं, उसके जो जलसे होते हैं, वहां तो 100-100, 150-150 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। जी हाँ। तो जो मुसलमान सऊदी अरब से आ रहा है। हाँ, तो सऊदी अरब को तो भारत के मुसलमान पवित्र पूज्य स्थल मानते हैं। जी हाँ, यही तो सबसे बड़ी खराबी की जड़ है। तो ये कैसे होगा? एक काम भारत को करना होगा, और वो ये है कि वो जो भारत के जो नेता हैं, खासतौर पर कांग्रेस वाले, उन लोगों को चाहिए कि जाकिर नाइक पर से हाथ हटा दें, क्योंकि वो अपने वोट के चक्कर में इन लोगों को साथ लगा करके रखते हैं और ये नहीं जानते कि ये उनके देश की सलामती के लिए कितना खतरनाक है। ये जो नेता हैं इनको थोड़ा सा डिस्टेंस करना चाहिए, बजाय इसके कि लालच में आके कि इनको वो वोट देंगे, इनको सूली पर अटका देना चाहिए, वरना कल हम बैठ के सब रोएंगे भारत के लिए। बिल्कुल। लेकिन भारत में तो ओसामा बिन लादेन जैसा देखने वाला कोई आदमी अगर मिल जाता है तो लालू उसको ले जाता है दिखाने के लिए। तो टेररिज्म से डरने वाले नहीं है वो। अपने पासवान भी लेके जाता था। हाँ, मिराज नाम का एक व्यक्ति था है जो कि ओसामा बिन लादेन जैसा लगता है, उसको बिहार के तथाकथित सेकुलर पॉलिटिशियंस वो अपने साथ रखते हैं। लेकिन मयंक जी वो तो राजनेता सेल्फी से, जब लादेन के चेहरे से फायदा होगा तब तक पासवान ने लादेन का चेहरा रखा, जब लगा कि मोदी के चेहरे से फायदा होगा तो मोदी के साथ आ गए।
हाँ, लेकिन देखिए यूनुस साहब ने जो बात कही है बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो जब तक हमारे देश के अंदर ऐसे मुस्लिम जो कट्टरवाद को फैलाते हैं और जो दुनिया भर में पता है कि ये कट्टरवाद फैलाते हैं, जब तक हमारे देश के राजनीतिक संगठन उनसे हाथ नहीं उठाएंगे और उनको फाइनेंस नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो बहुत खतरा हमेशा बढ़ता रहेगा। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले वो कई सारे लोग बैठे हो स्टेज के ऊपर, दिग्विजय सिंह जा रहा है और उसको गले मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? उसको क्या मतलब है दिग्विजय सिंह को? उसको, वो तो धार्मिक आदमी तो नहीं है, तो पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन वो उसको लगता है कि मैं जाकिर नाइक को गले लगाकर इतने सारे वोट हासिल कर सकता हूं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हालांकि टीकू जी, मैं तो इसको अलग नजरिए से भी देखता हूं पत्रकार के नाते। जहां भी ये जाते हैं दिग्विजय जी, इसका मतलब है मान लीजिए कि ये कट्टर आदमी है, पहली चीज। दूसरा, दिग्विजय जी जिसके पास गए वो ऊपर चला गया, उसने जिसको जी लगाया वो ऊपर चला गया। तो वो तो ऊपर वाले का खेल है, वो तो ऊपर वाले का खेल, उसमें तो दिग्विजय का कोई कंट्रोल नहीं है ना। दिग्विजय उनके वो लेके जाने वाले के प्रतिनिधि है। यूनुस जी। जी जनाब। हाँ, तो अब हिंदुस्तान में अगर हम किसी को ये कहे, जो बात आप कह रहे हैं कि नहीं ये वहाबिज्म ऐसा है, ये सऊदी वाले ऐसे है, तो कहते हैं कि तुम तो मुसलमान को बदनाम कर रहे हो। नहीं, मुसलमान को बदनाम नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें, दुनिया भर में सबसे ज्यादा जिन लोगों को कत्ल किया है, जिन लोगों को मारा है, वो मुसलमान ही हैं। ये सत्य है। लेकिन बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन ये बात भारत का मुसलमान नहीं समझ रहा है। नहीं, उनको समझना होगा। आप देखेंगे कि वो उनको समझ में आ जाएगा। दरअसल उनको जो है जरूरत इस बात की है कि उनको एकेडमिक लेवल पर जाके समझाना पड़ेगा। ये जो डी रेडिकलाइजेशन की जो सोच है, फिक्र है, वो उनको देनी पड़ेगी। कोई बोलने वाला नहीं है, सब लोगों की गांठ फटती है, कोई बोलता नहीं है वहां पर इनके खिलाफ। लेकिन हम पूरे आबोताब के साथ इन लोगों के खिलाफ सबूत के साथ बोलते हैं, दलील देकर के बोलते हैं। हम लोगों को डर और खौफ नहीं है इनका। पूरी दुनिया में वहाबी सिर्फ अपने आप को मुस्लिम समझता है। जो वहाबीज़म को नहीं मानता, ऐसे तमाम मुसलमानों को ये काफिर समझते हैं, उनको मार रहे हैं। आप भी उनके हिसाब से काफिर है, उनके हिसाब से आप भी काफिर हैं, उनके लिए आप भी काफिर हैं। सबसे ज्यादा मरने वाले मुसलमान हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, एक बात मैं आपको बताता हूं कि ये आर्जी है और हमने इसको जड़ से पकड़ना है और उखाड़ के फेंक देना है। काल के अवतार की तरफ से मदद आएगी और उनकी मदद से मुसलमान, ईसाई, हिंदू तीनों मिलकर इनको मारेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप जैसे लोग जब बोलते हैं, यूनुस जी, अभी एक सलीम जलील मुंबई से मेरे ट्विटर पे लिख रहे हैं कि यूनुस जी मुसलमान है, इसका क्या प्रूफ है? भाई, अगर मैं मुसलमान नहीं हूं या मुसलमान हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं पूरी दुनिया के लोगों से प्यार करता हूं, हिंदू से प्यार करता हूं, सिख से प्यार करता हूं, यहूदी से प्यार करता हूं, ईसाई से प्यार करता हूं। सब लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मेरा मजहब इंसानियत है, मुझे मुसलमान बनके करना भी क्या है। और ये लोग बोल रहे हैं कि आप जैसे लोग ही जाकिर को बदनाम कर रहे हैं। हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम उसका चेहरा लोगों को दिखा रहे हैं। वो इंसान के रूप में मुसलमान नहीं, शैतान है। ये बोलने का विशेष महत्व है। पुरानी पतलून पहन के फिरता था। अब आज देखें कितने उसने टेलीविजन स्टेशन बना लिए। कहां से आया ये पैसा? ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं ना। ये तो जीना का वर्जन है। ये तो सूट पैंट टाई लगाकर, टोपी लगाकर, खुद तो छोटी टोपी लगाता है इस्लाम की और लोगों को तो टोपियां लगाता रहता है। इसका एक स्टाफ क्या कहता है, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। जाकिर के चैनल का, पीस टीवी का एक स्टाफ क्या कहता है? उसका कोई प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है अच्छे कामों में। वो हजारों कई सौ करोड़ रुपए जो इस्लाम के नाम पे चंदा आया है, ज़कात आई है, तो गरीबों का पैसा है। वो जाकिर नाइक के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, आप उनको हर जगह पे इन्वेस्ट करें। मुझे कहीं दूर दूर तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इस्लाम दिखाई नहीं दिया। जाकिर नाइक में दूर दूर तक मुझे कहीं वो जो लेक्चर्स में बोलते हैं वो दिखाई नहीं दिया। मस्जिद सामने है, वो नमाज को नहीं जाते।
हर चीजें वो देखने को मिली जो जाकिर नाइक कैमरे पर बोलते हैं, वो पर्सनल लाइफ में जाकिर नाइक वो नहीं है। वो एक दोहरा चरित्र है। ही इज इस्लामिक एक्टर विद द मेकअप। भैया इस्लाम बहुत सिंपल है, हर एक छोटा गरीब आदमी भी उसको अमल कर सकता है और अमीर आदमी भी अमल कर सकता है। लेकिन इनका ये जो टारगेट ऑडियंस थी ना, वेस्ट है। इनकी टारगेट ऑडियंस जहां से इनको फंड आता है तो वहां पर उनको चकाचौंध चाहिए, तो वहां पर वो भी मैं अपोज करता रहा। फिर मैंने कुछ महीना काम किया और मैंने फिर उनके चेहरे पे बोल दिया कि सर आप सेडिस्ट हो, आप जो बोलते हो आप उस पर अमल नहीं करते हो, आपके दिल में रहम नहीं है लोगों के लिए। और लोगों की मानसिकता वहीं से जानी जाती है कि जब कोई बॉस बनता है तो उसके जूनियर्स उसके साथ कैसे रहते हैं, वो जूनियर्स के साथ कैसे रहता है। वो डिक्टेटर कहता था मीटिंग में कि मैं डिक्टेटर हूं, मैं हिटलर हूं, तुम सबको मेरी मान। यूनुस जी देखिए, ये उसका एक स्टाफ है पीस टीवी का, मुस्लिम है, क्या कह रहा है जी। इस मुद्दे के ऊपर जो है कई रोज तक बात चलनी चाहिए और तफसील के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अब आधे घंटे की गुफ्तगू में तो सब कुछ समझाया नहीं जा सकता है। 1 घंटे की चिंता ना करें, हम आपको रोज लेंगे। हम तो जाकिर को जब तक पूरा नंगा नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जब तक ये नंगा नहीं होगा उस वक्त तक आपके देश प्रेमी होने का सबूत भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अगर हमको इंडिया से मोहब्बत है, दुनिया से, इंसानियत से मोहब्बत है, तो इस जैसे हरामियों को नंगा करना ही होगा। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है कश्मीर से, बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं अब्दुल वहाब बोल रहा हूँ, गोगा भावनगर गुजरात से। अच्छा, गुजरात से, बोलिए। हाँ, मैं जाकिर नाइक का फैन हूँ और मेरे सारे दोस्त जो है ना वो हिंदू है। हाँ, जितने भी ब्याज से पैसा लेके मैं जाकिर नाइक का जो प्रवचन सुना ना, उस हिसाब से मैं पूरे हिंदू जो मेरे दोस्त थे ना वो सबको मैं ब्याज से मुक्त किया कि भाई नहीं, ब्याज छोड़ो, मैं पैसा आपको दे रहा हूँ। और वो पूरे हिंदू थे। और आज ये इल्जाम क्यों लगा रहे उसके ऊपर? इसका जवाब यूनुस भाई ज्यादा अच्छा देंगे। आप और बोलिए, क्या जाकिर के फैन क्यों है आप? मैं जाकिर का पूरा फैन हूँ। क्यों? अच्छी बात बोल रहा है वो, जो बोलता है कि लोगों को मारो। हाँ, ये अच्छी बात है कि हर मुस्लिम को टेररिस्ट होना चाहिए। कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है कि मुस्लिम को टेररिस्ट होना चाहिए? देखे कि वो किस बात पे बोल रहा है? उसमें कहता है हर मुस्लिम को टेररिस्ट होना चाहिए। नहीं, टेररिस्ट किस बात पे होना चाहिए? टेररिस्ट होना चाहिए, गलत बात पे होना चाहिए। और वो लादेन को हीरो मानता है, लादेन को आतंकवादी नहीं मानता। लादेन को हीरो मानता है तो वो खुद भी आतंकवादी होगा ना। मेरी बात सुनो, वो जाकिर नाइक तो मैं बाद में सुना, लादेन को हीरो किसने बनाया? लादेन को हीरो बनाया किसने? आप उसकी स्पीचेस उठा के देखें। नहीं, जाकिर नाइक नहीं, अमेरिका ने। हाँ, तो यही तो जाकिर का परिणाम है। 9/11 भी अमेरिका ने किया। ये लोग देखिए इनका लॉजिक। एक बात देखो, मेरे दोस्त जो है ना, मेरे दोस्त वो पूरे के पूरे गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं है। आज मैं जाकिर नाइक का फैन बना ना, मेरा भाई भी आज मेरे को बुला नहीं रहा है, मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। क्यों? वो यही कि वो बोले वो ये मतलब का है, ये मतलब का है। नहीं, मैं बोला जो सच्ची बात बोलता है ना उसके साथ ही रहने का है बस। अच्छा, आपके सारे मित्र हिंदू है आप बता रहे, जाकिर कहता है कि गणेश भगवान नहीं है। आप गणेश को भगवान मानते कि नहीं मानते? देखो, ये इस बात से मैं बहस नहीं करना चाहता। अरे वाह, मतलब जो बात आपके खिलाफ जाती है उस पर आप बहस नहीं करना चाहते? यही मसला है आज के मुसलमान का। एक बात है, देखो मैं हिंदू और मुसलमान में अलग सा नहीं पैदा करना चाहता। हाँ, तो आप गणेश जी को भगवान मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं भगवान, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। चलो, हिंदू ने गणेश जी को भगवान मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? देखो, ये अलग अलग जो भी धर्म में जो मानता है ना,
वो उसकी बात अलग है। मैं मुसलमान हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह को ही भगवान मानूंगा और किसी को भी नहीं मानूंगा। और हिंदू अगर गणेश को भगवान मानेंगे तो आपको आपत्ति है? देखो वो उसकी बात है, वो उसकी अलग बात है। वो उसको मानता है नहीं मानता है, मेरे से उसके कोई मतलब नहीं है। मेरे को उसके साथ कोई मतलब नहीं। मेरे सभी, आज मैं पूरे जितने भी ब्याज से पैसा लिया था ना, उसको मैंने छुड़ाया पैसा देके। तुम ब्याज मत भरो। हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि 8 शो में आज तक एक कॉलर भी जाकिर के पक्ष में नहीं आया। आप पहले व्यक्ति है, जाकिर का जीवन धन्य होगा इन 8 दिनों में आप पहले व्यक्ति आकर बात कर रहे, इसलिए आप बताइए जाकिर के क्यों फैन है? मैं पहले से ना शराब पीता था फुल, और उसका पीस टीवी आने के बाद में मैंने शराब पीना छोड़ दिया। और जो भी मेरे साथ में आज मैं समझो कि मेरे गांव में कोई हिंदू को बोलो कि ये लेने का है, बेचने का है, कुछ भी है, मेरे ज्यादातर जो जितने भी फ्रेंड है ना, वो सभी हिंदू ही है, मुसलमान नहीं है। तो आप पे तो ये असर हुआ, लेकिन जिनके ऊपर उसके भाषण सुनकर बंदूक लेकर लोगों को मारने का आतंकवादी का असर हुआ, उस पर क्या कहेंगे? देखो ये बात तो मैं गलत ही मान रहा हूँ। कोई भी चीज, कोई भी आदमी दूसरे को मार रहा है वो गलत ही है। बिल्कुल। चलिए, कम से कम आप जिनको मिलते हैं उनका असर आपके ऊपर है और पीस टीवी का असर उतना नहीं है, इसके लिए धन्यवाद। फीमेल स्लेव्स के साथ क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं? अच्छा, आप लाइन पे है क्या? हाँ जी। मयंक जी पूछिए। हाँ, जो जाकिर नाइक जो सपोर्ट करते हैं कि जो फीमेल स्लेव्स हैं, जो औरतें स्लेव्स हैं, जो गुलाम हैं, उनके साथ संबंध बनाए जा सकते हैं, तो आप सपोर्ट करते हैं उस बात को? किस बात है? शत्रु गैर मुसलमानों की पत्नियों का शोषण करो, मतलब शारीरिक संबंध करो, बलात्कार करो। नहीं। तो फिर आप जाकिर नाइक के फैन? मुसलमान तो क्या, मुसलमान से भी नहीं करते। तो आप पूरा जाकिर समझिए। जाकिर का एक रूप देखकर भ्रमित होने वाले भाई साहब, आप जैसे करोड़ों लोग हैं। आप जैसे 10 करोड़ लोग दर्शक होने का दावा करने वाला जाकिर शैतान पैदा करता है। ये तो आपके आसपास के लोगों का पुण्य है और उनका ये प्रभाव है कि आप अभी भी बने हुए हैं। धन्यवाद। कम से कम कोई बात तो आपको जाकिर की गलत लगी। यूनुस जी, मुसलमानों पर जाकिर का क्या प्रभाव है, आपने कॉलर से देखा? दरअसल बात यह है कि जो ज्यादातर जो मुस्लिम हैं वो पूरी तरीके से इन लोगों को जानते नहीं है। एक दो इनके प्रोग्राम देखें, ये कहा कि भाई कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह की बातें कर रहा है तो नेक आदमी ही होगा, मुसलमानों के बारे में इनका गुमान अच्छा ही होता है। ये खोज नहीं लगाते हैं पूरी कि ये सामने कुरान पढ़ने वाला शैतान भी हो सकता है। तो ये जो बात आपने अभी औरतों की कही, ये मुसलमान लड़कियों को जमा करके ये सीरिया भेजते हैं, इराक भेजते हैं कि वो जो सीरिया के आईसिस के लोग हैं, जाके उनके साथ सेक्स करो, तुम जन्नत में जाओगे। ये इतने बड़े हरामी हैं, इतने बड़े शैतान हैं ये। मुसलमानों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि उनकी बेटियों के साथ, उनकी बहनों के साथ वहां पर क्या सुलूक होगा, उनको रेप किया जाएगा। ना कोई शादी, ना कोई निकाह। ये कौन सा इस्लाम है? ना तो ये इंसानियत है, ये तो अतमान है, बहुत बड़ा अन्याय है ये। और इस अन्याय को धर्म का नाम दिया जाता है, और इसको धर्म का नाम दिया जाता है। इसको धर्म का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये धर्म है नहीं। किसी रिलीजन में ये अलाउ नहीं है कि इतनी सारी औरतें जाएं बगैर शादी निकाह के और किसी के साथ जो है ना सेक्स करें। वो आप देखें ये क्या करते हैं, 2 साल की बच्ची को रेप करते हैं और कहते हैं इस्लाम ऐसा कहता है। 3 साल की बच्ची को रेप करते हैं, 4 साल की बच्ची को रेप करते हैं। अगर इस्लाम ऐसा ही कहता है तो फिर जाकिर नाइक को अपनी बेटियों को भी रेप करना चाहिए। क्यों इस मामले में इस्लाम को भूल जाता है? अपने खानदान की सारी लड़कियों के साथ रेप करना चाहिए अगर इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। 5 साल की बच्चियों के साथ रेप करते हैं, 7 साल की बच्चियों के साथ रेप करते हैं और उनको फिर उठा करके मार के फेंक देते हैं। इसका मत और फिर कहते हैं कि ये इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं है, ये शैतान है, शैतान। अगर इसको नंगा नहीं किया गया, इसको खत्म नहीं किया गया तो इंडिया नहीं पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा भौचाल आ जाएगा। इसको खत्म करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल।
यूनुस जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज समय की कमी, हम आपको कल भी लेंगे। हम इस मुहिम को चला रहे, हम आपको लाइव लेते रहेंगे। आप दुनिया में जहां भी रहे हमारे साथ जुड़े रहे। मैं तीनों अतिथियों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला और आज के कार्यक्रम में अपनी बात को रखा। दर्शकों का भी मैं आभारी हूं कि आज के कार्यक्रम में भी हमेशा की तरह लगातार, बल्कि हमारे 8वां एपिसोड इस सीरीज में कॉल कम होने के बजाय कॉल बढ़ रहे हैं, दर्शक संख्या बढ़ रही है। लोग कई जगह पर तो एलसीडी प्रोजेक्टर लगाकर बड़ी संख्या में एकत्र आकर टीवी को देख रहे हैं। कुछ लोग इस मुहिम को अब तक मुसलमान विरोधी कह रहे थे, लेकिन कल जो हमने वीडियो दिखाया उसके बाद कई मुसलमानों की आंखें खुल गई है। हम आशा करते हैं कि उनका दिमाग भी खुलेगा और दिल भी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास मोड। बिंदास में हम आपके सामने लगातार लेकर आ रहे हैं जाकिर नाइक को गिरफ्तार करो। इस अभियान का परिणाम प्रत्यक्ष रूप से जाकिर के अरेस्ट होने तक भले ही ना हुआ हो, लेकिन इतना परिणाम हुआ है कि जाकिर पर आज उसी शहर में, जिस शहर में वो अपनी प्रतिष्ठा होने, सम्मान होने, मान होने और बड़ी फैन फॉलोइंग होने की बात करता है, उस मुंबई में जाकिर को आज 200 लोगों को एड्रेस करने के लिए कोई जगह नहीं मिल पाई। ना पैसे देके, ना प्यार से, ना सहयोग से, ना धमकी से, किसी भी प्रकार की जगह उसको नहीं मिली। मैं इसकी तुलना करता हूं 26/11 में ताज हमले पर आतंकवादी हमला करने वाले आतंकवादियों को मुंबई के मुसलमानों ने मुंबई के जगह पर दफनाने से विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे पापियों को हम मुंबई के भूमि पर दफनाने नहीं देंगे। उन्होंने अपने कब्रिस्तानों के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद किए थे। आज आतंकवादी के गुरु कहे जाने वाले जाकिर को आज 200 लोगों को भी एड्रेस करने के लिए, वो भी लाइव में, जगह नहीं मिली। आज के बिंदास में हम जाकिर के खुलासे को और आगे बढ़ाते हैं। पहले मुद्दा। जाकिर को मुंबई वालों की ना। जाकिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जगह नहीं, मुस्लिम संगठनों ने भी पीठ दिखाई। अभी तक 1000 करोड़ की पहली किस्त भी काम नहीं आई है। जी हां, अब जाकिर को भारत में 2 गज जमीन भी नहीं मिल रही है। ये बात सही है कि जाकिर के समर्थक पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन जाकिर की मुहिम अभी तक रंग लाती दिखाई नहीं दे रही है। जाकिर समर्थक गुप्त मीटिंग्स जरूर कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे। सुदर्शन न्यूज बार बार जाकिर के समर्थकों को सुदर्शन न्यूज में आने का न्योता दे रहा है, लेकिन कोई भी जाकिर समर्थक सुदर्शन न्यूज में आने को तैयार नहीं है। जाकिर के समर्थक जिन 5 सितारा होटलों में मीटिंग्स कर रहे हैं, वो दूसरे प्रोग्राम के नाम से होटल बुक कर रहे हैं। कोई भी मीटिंग्स की बातों को सामने नहीं आने दे रहा, लेकिन सुदर्शन न्यूज जाकिर समर्थकों की गुप्त मीटिंग्स पर नजर बनाए हुए है। लेकिन जिस तरह से जाकिर का विरोध हो रहा है देश में, वो भी सरकार और समाज को देखना चाहिए। देश के 5 सितारा होटल्स ने जाकिर को अपने यहां जगह देने से मना कर दिया। कोई भी होटल जाकिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने को तैयार नहीं है। ऐसे में जाकिर ने मुंबई जाकिर को मुसलमानों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया। जिस क्षेत्र से दाऊद और अबू सलीम जैसे लोग निकले, वहीं से जाकिर का संगठन चलता है, लेकिन अब लोगों ने जाकिर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया, ठीक उसी जगह पर। इससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या जाकिर को इस्लाम से ऊपर बताने वाले समर्थक डर गए हैं, या फिर भारत के माहौल को अपने विरोध में मान रहे हैं, इसलिए चुप हो गए हैं?
वहीं जाकिर के कई समर्थक पत्रकार जाकिर के पक्ष में रिपोर्ट लिख रहे हैं और कई न्यूज़पेपर उन्हें छाप भी रहे हैं, लेकिन जाकिर की मुहिम भी आतंकी याकूब की तरह फेल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जाकिर को बचाने के लिए जितना पैसा भिजवाया गया है वो कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंकी समर्थकों की मुहिम को देशवासियों ने कमजोर कर दिया है? क्या जाकिर को जगह नहीं देकर देशवासी आतंक के खिलाफ एकजुट खड़े हो गए हैं? क्या लोग अब आतंकी याकूब की तरह आतंकियों के जनाजे में शामिल नहीं होना चाहते? क्या अब मुंबई के वो क्षेत्र जहां सिर्फ मुस्लिम ही दिखाई देते हैं बदल रहा है? क्या अब आतंकियों का समर्थन नहीं होगा? क्या अब आतंक से लड़ने के लिए भारत का हर वर्ग आगे आ रहा है? अगर ऐसा है तो ये देश के लिए बेहद शुभ समाचार है। लेकिन मुस्लिम बस्तियों से मुस्लिम युवाओं का लगातार गायब होना और फिर सीरिया में दिखाई देना शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। तो क्या मुस्लिम समुदाय मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बदलेंगे? क्या बच्चों को कट्टर इस्लाम की बजाय उदार इस्लाम पढ़ाया जाएगा? अगर मदरसों की शिक्षा में बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन जाकिर को सुनने वाली भीड़ कुछ अलग ही दर्शन करा रही है। अशहदु। जब जाकिर दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाता है तो यही भीड़ ताली बजाती है। ये गणेश कौन है? ये गणपति कौन है? तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा, मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा। जब जाकिर आतंकियों का पक्ष लेता है तो यही भीड़ खुशियां मनाती है। ऐसे में शक तो होता ही है, क्या इस भीड़ के लिए आतंकी ही नायक हैं? क्या ये भीड़ आतंक का समर्थन नहीं कर रही है? वहीं जाकिर को ये भीड़ इस्लाम से ऊपर मानने लगती है। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बात कर ली। हमारे साथ स्टूडियो में दो विशेष अतिथि जुड़े रहेंगे पूरे लाइव में, आप भी जुड़े रहेंगे। दोनों का मैं स्वागत करता हूं। मयंक जैन है, पत्रकार है, आतंकवाद विषय पर विशेष जानकारी रखते हैं। रिटायर्ड कर्नल टीकू जी है। टीकू जी आपका भी स्वागत है। टीकू जी कश्मीरी पंडित भी है। कश्मीर में लगाई आग के पीछे जाकिर का होना, इसलिए आज हमने टीकू जी को कहा कि आज के कार्यक्रम में आप भी जुड़ जाइए। साथ में हमारे साथ देश विदेश से करोड़ों की संख्या में घर में, ऑफिसेस में और कई जगह पर तो लोग जाग कर रात को 2 बजे भी इस कार्यक्रम को विदेश में देख रहे हैं। उन सबको हम अपने घर से बस एक टेलीफोन के द्वारा सीधे लाइव जोड़ेंगे इस बिंदास में और आपकी बात विदाउट एडिट सीधे लाइव दिखाएंगे। दोनों अतिथियों के स्वागत के साथ में मयंक जी को पहला सवाल पूछता हूं कि मयंक जी, जिस शहर में जाकिर 100-200 करोड़ रुपए खर्चा करके लोगों को आलीशान सोफों पर बिठा के इस्लाम समझाता था, आज 200 लोगों को एड्रेस करने के लिए पैसे फेंकने के बावजूद उसको जगह नहीं मिली। ये एक्सपोज जो किया है जाकिर को, खासकर आपके चैनल ने, इसको इसका क्रेडिट जाना चाहिए। अब आपको ध्यान होगा कि जब भी जाकिर नाइक ऐसा करता था, कुछ उसके स्पीचेस में ऐसा कुछ एंटी नेशनल बातें होती थी तो केवल आपका चैनल ही उसको उजागर करता था, बाकी चैनल्स और मीडिया चुप रहते थे। लेकिन अब क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू बन गया, बांग्लादेश में टेररिस्ट अटैक में जब पकड़े गए जाकिर नाइक से जुड़े हुए कुछ लोग, तो अब आपकी बात वो इंटरनेशनल फोरम तक पहुंच रही है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब जाकिर नाइक इक्वल टू टेररिज्म ऐसा प्रूव हो गया है, इसलिए अब मुश्किल है किसी को उसके साथ पार्टिसिपेट करना। कोई भी, क्या वो बोको हराम से डिफरेंट है, क्या वो अल शबाब से डिफरेंट है? तो जो जाकिर नाइक की आइडियोलॉजी है, जाकिर नाइक से बड़ा एनिमी जो हमारे देश का है वो जाकिर नाइक की आइडियोलॉजी है। जब जाकिर नाइक तो सिर्फ उस आइडियोलॉजी को ईमानदारी से प्रस्तुत कर रहा है, जाकिर नाइक उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा है। तो हम लोग व्यक्तियों को, केवल व्यक्तियों को देखेंगे तो काम नहीं बनेगा, व्यक्तियों को तो ढूंढना पड़ेगा जो ऐसी दूषित आइडियोलॉजीज को प्रोपोगेट कर रहे हैं। लेकिन हमको उन आइडियोलॉजीज का अध्ययन करना पड़ेगा, हमको उन आइडियोलॉजीज को एनालाइज करना पड़ेगा और एक्सपोज करना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या कहेंगे कि हिंदू जो सब धर्मों को मानते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि किसी भी रूट से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो, वो तो हो जाते हैं कम्युनल,
और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो कन्वर्जन की बात करते हैं, जो कहते हैं कि आपको हमारे धर्म में कन्वर्ट होना है और तभी आपको भगवान प्राप्त हो सकता है, वो हो जाएंगे सेकुलर। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा कम्युनल और मुस्लिम पर्सनल लॉ हो जाएगा सेकुलर। तो जब तक हम आइडियोलॉजी पे अटैक नहीं करेंगे, आइडियोलॉजीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम इसी कंफ्यूजन में भटकते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि जाकिर नाइक की सबसे बड़ी डिफीट उस दिन होगी जिस दिन हमारे लोग, हमारे इंटेलेक्चुअल्स उसकी विचारधारा को एक्सपोज करें। बिल्कुल, और इसलिए ये एक्सपोज करने का काम जारी रखना पड़ेगा। हमारे साथ यूनुस जी है, यूनुस जी से संपर्क। क्या यूनुस जी आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए शायद लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं, अभी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, मैं रिंकू बोल रहा हूँ लखनऊ से। बोलिए। हेलो, क्या कहना सर है? मैं रिंकू बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी सर, मैं रिंकू बोल रहा हूँ सर लखनऊ से। सर ये बताइए कि जब ये जाकिर नाइक का आप शो दिखा रहे हैं, पहले तो आपने बहुत अच्छा किया कि ये शो आप दिखा रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया के अंदर जो आज कत्ल गारत चल रही है उसके लिए इनके ही लोग ही जिम्मेदार हैं। तो ये इतने बड़े विद्वान हैं, तो ये अपने लोगों को क्यों नहीं बताते, अपनी विद्वानता का इस्तेमाल उनको समझाने में क्यों नहीं करते हैं कि पूरी दुनिया में कत्ल गारत तो आप ही के भाई ने फैला रखी है। तो बजाय उनको समझाने के, अगर ये समझा देंगे तो कम से कम जो लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं और 72 हूरों के चक्कर में ये सब जो फैलाए हैं राग बट्टा, तो कम से कम उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। और जो इस जद में आकर जो सही लोग भी है वो भी कहे जा रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार तो यही लोग हैं। ये इतने बड़े विद्वान होकर, ज्ञानी होकर अगर ये नहीं समझ रहे हैं, तो ये जूते खाने वाला काम अगर करेंगे तो खाएंगे ही। और इनकी संलिप्तता ऐसी चीजों में जब मिल रही है तो फिर उसके बाद सर कौन इनको माफ करेगा कि यहीं रह रहे हैं, यहीं पर पनप रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, धन्यवाद। टीकू जी, क्या किसी ने भी जाकिर को यह सवाल नहीं पूछा कि तुम इतने विद्वान और गाढ़े अभ्यासक होने की बात करते हो, कुरान की, इस्लाम का जो अतिवादी चेहरा है इसको तो तुम रोक नहीं पा रहे हो? देखिए, आप कहीं पर भी दुनिया में जाइए, अरब कंट्रीज़ हैं, सूडान है, सीरिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जितने भी देश हैं जो उदारवादी हैं, जो मॉडरेट फैक्शन है इस्लाम में, वो हमेशा फैनेटिक एलिमेंट से, रेडिकल एलिमेंट से दबा हुआ है। और यही हाल हिंदुस्तान का भी है। अब हिंदुस्तान में एक और चीज़ जुड़ जाती है इसमें। हिंदुस्तान में जो मॉडरेट एलिमेंट है इस्लाम का, जो फोक इस्लाम जिसको बोलते हैं, वो तो काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन जब रेडिकल एलिमेंट उसमें छा जाता है और रेडिकल एलिमेंट हथियार उठाता है तो वो दूसरा वाला जो उदारवादी वाला है वो दब जाता है। इसमें एक और एलिमेंट शामिल होता है। मैं आपको एक जिम्मेवार है, उसकी चुप्पी भी तो जिम्मेवार है। उसकी चुप्पी जरूर जिम्मेवार है, क्योंकि वो सहमति की चुप्पी है। मैं इस बात से सहमत हूँ। देखिए, ऐसा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसके पास हथियार होता है और जिसके पास हथियार नहीं होता है, इस लड़ाई में हथियार वाला ही कुछ देर तक जीता है। आप नाजी जर्मनी की बात कीजिए, नाजी फिलॉसफी के साथ 10% लोग थे, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि वो चुप रहे, उन्होंने उसकी मुखालफत नहीं की और एक समय ऐसा आ गया कि नाजी वालों ने उनको ऊन अप कर लिया, पूरों को दबा दिया। यही हाल इनका। और हिंदुस्तान में एक और चीज भी इसके साथ जुड़ जाती है, वो ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है, वो कोई भी क्लास है, वो ऐसे तत्वों की हिमायत करते हैं वोट बैंक के लिए। तो उनको एक तो उनको धार्मिक हिसाब से संरक्षण मिलता है और दूसरा पॉलिटिकल हिसाब से संरक्षण मिलता है। नहीं तो जाकिर हुसैन जैसा आदमी अभी तक जेल से बाहर कैसे है, जो इतना जहर उगलता है, जिसने पता नहीं कितनों को मोटिवेट किया होगा हथियार उठाने के लिए, वो अभी तक क्यों फ्री घूम रहा है और क्यों प्रचार कर रहा है, ऐसा दुष्प्रचार कर रहा है कि अपने लोगों को बर्बादी के रास्ते पर ले रहा है वो। बिल्कुल। यूनुस जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी हाँ, मैं जाकिर नाइक के बारे में बोलूं? बिल्कुल। जाकिर नाइक वहाबीइज्म को आगे बढ़ा रहा है और वहाबीइज्म सिर्फ इंडिया में खतरनाक नहीं है, वेस्ट में भी ये लोग लोगों को कत्ल कर रहे हैं। और ये वहाबीइज्म इस्लाम से हटके कोई चीज है और इस्लाम का नाम तो इस्तेमाल होता है भी वो मुसलमान, लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत खतरनाक है। और ये जो वहाबीइज्म है इंडिया में बहुत देर से फैल रहा है, बहुत देर से फैल रहा है। इसको बैन करना बड़ा जरूरी है। और आप देखें कि कश्मीर के अंदर जो लोग इंसर्जेंट्स आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वो भी वहाबीज हैं। वहां जाके
वो आतंकवाद बनते हैं, कश्मीर में बम ब्लास्ट करते हैं, और फिर उसके नतीजे में होता ये है कि जो कश्मीर के लोग रह रहे हैं, लोग उनके ऊपर जुल्म ढाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये वहाबिज्म के लोग हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। यूनुस जी, हम उसको अलग कैसे समझे? क्योंकि वही कुरान का दावा देते हैं, उन्हीं आयतों को सुनाते हैं, उन्हीं भगवानों के नाम लेते हैं, तो अलग कैसे समझे? अलग इस तरह समझे कि ये जो सूफी हैं, जिस तरह हम सूफीज्म की बात करते हैं, तो ये वहाबी हम लोगों को भी काफिर कहते हैं कि ये इस्लाम वाले नहीं हैं। तो अलग हैं हम, तभी तो वो हमको भी मार रहे हैं। क्या लेकिन आप केवल चुप रहने तक ही आपकी भूमिका सीमित रखना ठीक है? नहीं, हम चुप तो नहीं है, हम तो पूरी दुनिया में इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। अमेरिका में, कनाडा में, पूरे यूरोप में और इंडिया में भी हमने पिछले 6 महीने से ये मूवमेंट चलाई हुई है बैन वहाबिज्म की। लेकिन हावी तो जाकिर होता हुआ दिखता है। सबसे पहले जाकिर नाइक के खिलाफ जो प्रदर्शन किया है वो हमने किया है इंडिया में। नहीं, ये तो अच्छी बात है, हम इसलिए आपको आज लाइव में जोड़े हैं। लेकिन क्या आप लोगों के होते हुए और इतनी बड़ी संख्या में होते हुए, जितना आप दावा कर रहे हैं, फिर भी ये क्यों हावी है? इसलिए कि इसके पीछे कंट्रीज हैं। सऊदी अरब का पैसा लगा हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पैसा लगा हुआ है, इन लोगों के साथ गवर्नमेंट शामिल है, उनके फाइनेंस शामिल हैं। हम तो एक आम आदमी हैं, एक आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है। ये तो लोगों को खरीद लेते हैं पैसे देके। इंडिया में भी यही हुआ है। नहीं, क्यों खरीद रहे? इसको सऊदी अरब ने पैसे दिए, इसको चढ़ा दिया। नहीं, क्यों खरीद रहे? देखिए यूनिस भाई, आपका बोलने का एक विशेष महत्व है। अगर हम तो 10 दिन से कह रहे हैं कि इसको सऊदी अरेबिया पैसे दे रहा है, तो ये कहेंगे नहीं नहीं आप तो मुसलमान विरोधी, इसलिए ऐसा कहेंगे। आप एक मुस्लिम एक्टिविस्ट होते हुए ये बात कह रही, इसलिए थोड़ा विस्तार से समझाइए कि सऊदी अरेबिया इसको क्यों पैसे देता है, उनका क्या फायदा है? सऊदी अरब इनको इसलिए पैसे दे रहा है कि ये सऊदी अरब का जो फिरका है वो अपना होटल को, अगर वो उसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अकम्प्लिस हो जाते हैं और वो टेररिज्म के लॉ के ग्रिप में भी आ सकते हैं। तो एंटी टेररिज्म जो लॉज हैं, तो इसलिए कोई भी अपने होशो हवास में ये नहीं करेगा। और आप दूसरी बात ये देखिए, बांग्लादेश में केवल टेररिस्ट अटैक उस होटल के अंदर नहीं हुआ था, वो उसके बाद ईद के दिन अटैक जो नमाजी थे उनके ऊपर अटैक हुआ था। ये अटैक्स हम बार बार देख रहे हैं कि जो नमाज करने जा रहे हैं मस्जिद के अंदर उन पर अटैक होते हैं। पाकिस्तान में होते हैं अटैक ऐसे, अफगानिस्तान में होते हैं, बांग्लादेश में हुआ। तो अब मुस्लिम्स के अंदर भी ये दहशत आ रही है कि हम कैसे इस चीज को बढ़ने दें। बिल्कुल टीकू जी, मुंबई के बारे में जाकिर क्या कहता था, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दर्शक भी ये वीडियो वैसे तो गणपति के वीडियो के साथ देख चुके हैं, लेकिन मैं मुंबई के बारे में जाकिर क्या कहता था और आज क्या स्थिति है देखिए। मैं से आ रहा हूं बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखिए ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान में डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। जिस शहर में से आ रहा हूं बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखिए ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान में डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। टीकू जी, ये दो चीजें कह रहा है। जिन लोगों को ये कह रहा है कि हिंदू भगवानों के खिलाफ उनको कैसे उस्काना है, साथ में कहता हूं कि देखो मैं तो मुंबई से आता हूं जहां पर हिंदुत्व का माहौल है, शिवसेना है, बाल ठाकरे है, तमाम चीजें तब की बात है पुरानी। वहां पर मैं बोल सकता हूं तो तुम भी बोलो, और साथ में बोलता है कि वहां मुझे इज्जत मिलती है। जाकिर के दोनों दावे फेल हो गए। जाकिर को उसी शहर में इज्जत तो छोड़िए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पैसे देकर जगह नहीं मिली। ट्राइडेंट होटल ने, ताज होटल ने, जेडब्ल्यू मेरियट ने, यहां तक कि वहां के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने, यहां तक कि वहां पर जो मुसलमान संस्थाओं के हॉल से, और 150 से ज्यादा हॉल वहां पर मुस्लिम संस्थाओं के पास है, लेकिन एक भी संस्थान ने इसको जगह नहीं दी।
कैसा देखते हैं टीकू जाप इसको? देखिए, जाकिर नाइक को इस बात का तो अब अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जिस देश में वो जहर उगलता था दूसरे धर्मों के बरखिलाफ, असलियत क्या है। उसको ये जानना चाहिए कि इस देश के अंदर जहाँ हिंदुओं का बहुमत है, 80% हिंदू रहते हैं, उनका सोच कैसा है। वो एक बहुत ही पुरानी परंपरा के साथ उनका वास्ता है। हिंदू धर्म इतना विशाल है कि इन चीज़ों से उनको कोई फर्क पड़ता नहीं था, क्योंकि हम लोग ऐसे छोटे मोटे धर्म के नहीं है कि छोटी सी बात पर हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा। लेकिन असलियत क्या है, जब ये बताया गया कि इसके भाषणों से, और हमें भी पता था ये पॉलिटिकल लेवल पर जो एक्शन होना चाहिए था वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है हमारी राजनीति में अपीजमेंट पॉलिसी कितनी जबरदस्त चलती है, और उस अपीजमेंट की वजह से इसके ऊपर किसी ने हाथ नहीं लगाया। लेकिन मामला आप लोगों की वजह से, आपकी चैनलों की वजह से, कहीं और चैनलों की वजह से मामला अब कॉमन मैन के हाथ में आ गया। जब कॉमन मैन को ये दिखाई दे रहा है कि ये बोल क्या रहा है, कैसे ये दूसरे धर्मों की बेइज्जती कर रहा है, तो उन्होंने खुद इसका फैसला किया कि जहां जहां ये कह रहा था मेरे पास 10,000 लोग आते हैं, 20,000 लोग आते हैं, और पैसा फेंकता था और धर्मांतर करता था और पब्लिकली करता था, अब उसको आज कम से कम ये पता चला होगा कि उसकी असली औकात उसकी क्या है, कि वो 100 आदमी भी नहीं जमा कर सकता। क्योंकि कुछ हद तक तो हिंदुस्तानी बात को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब ये देश के हित में नहीं होगा तो हिंदुस्तानी एकजुट होकर बोलेगा कि भैया यहां तुम कदम नहीं रख सकता है, और आज वही हुआ। हालांकि ये कि कब तक टिकती है, जाकिर के पैसे का प्रभाव क्या शुरू होगा या जो स्थिति आज है यही बनी रही, ये सवाल है। लेकिन आज तो हम कम से कम ये कह सकते हैं, मुंबई वाले को हम धन्यवाद देते हैं कि मुंबई वालों ने जाकिर और उसके समर्थकों की उनकी औकात दिखा दी। तमाम प्रयासों के बाद, तमाम पैसे ऑफर करने के बाद, प्रीमियम देने के बाद, आज वर्किंग डे होते हुए भी होटलों ने तक इसको अपने बैंक्वेट हॉल या कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं दिया। कई कॉलर हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए वेटिंग में हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। हाँ सर, मैं जाकिर नाइक के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। सर, ये जो जाकिर नाइक है ये रूह है जमीन का सबसे बड़ा दरिंदा है। मेरा नाम मोहम्मद शमीम, मैं दिल्ली दिलशाद गार्डन रहता हूँ। ये इनका इतना भयानक और भयंकर अकीदा है जो कि चाहता नहीं है इंडिया को, नहीं सर, ये पूरी दुनिया को तहस नहस करने में विश्वास करता है। नंबर 2 सर, आपकी कल मैंने इसी चैनल पे एक चीज देखी थी जिसको के इसी का एक चमचा, वो भी देश का सबसे बड़ा गद्दार है जिसका नाम जगजीत है, वो बता रहा था कि खड़ी मूर्ति में और पड़ी मूर्ति में कोई फर्क नहीं है। तो मैं उसको फर्क बताता हूँ कि खड़ी मूर्ति में और बड़ी मूर्ति में इतना फर्क है जितना कि उसकी बीवी में और उसकी माँ में है। नंबर 2, अगर खड़ी मूर्ति में वो फर्क नहीं समझता है, उसकी कैपेसिटी गिना रहा है कि जो काम इससे हो रहा है वो इससे हो रहा है, तो इसका मैं एक आंसर देना चाहता हूँ। वो आंसर ये है, कल के लिए वो ये भी कह सकता है कि जो काम इस औरत से हो रहा है वो काम इस औरत से भी तो हो सकता है। बच्चे ये भी देती है, बच्चा वो भी देती है, कपड़े ये भी पहनती है, कपड़ा वो भी पहनती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, इनका इतना भयानक और बुरा अकीदा है। मैंने ये कहा था कि हम इनके बात से सहमत है ही, ऐसा नहीं सारे बातों से, लेकिन कम से कम जाकिर जैसी गंद तो ओन नहीं फैला रहा है, उसके भाषणों से आतंकवादी तो तैयार नहीं हो रहा। हालांकि हम उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि नहीं जानते, हमने कहा था। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हमारे साथ एक और विशेष अतिथि जुड़ गए हैं जो पहले से जाकिर के खिलाफ लड़ते आए हैं। यूनुस अल गोहर जी है, सीईओ है मसीहा फाउंडेशन के, लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। यूनुस जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। क्या कहेंगे जाकिर के बारे में आप? चलिए, शायद यूनुस जी से हमारा संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है। मयंक जी के पास चलते हैं। मयंक जी, कॉलर की भी प्रतिक्रिया आप सुन रहे, लोगों की सोशल मीडिया पर भी लगातार आ रही रिएक्शन को देख रहे हैं। जाकिर के विषय में जो एक ही आप बनी है, यह आगे और हिंदुस्तान में कैसे बढ़ेगी? देखिए, दोनों चीजें हो सकती हैं। जाकिर नाइक के खिलाफ जो यहाँ का नेशनलिस्ट समाज है वो खड़ा होगा,
लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि जाकिर नाइक को सपोर्ट करेगा, तो हमारी ज्यादा नजर उस वाले तबके पर होनी चाहिए जो इसको सपोर्ट देने वाला है। अब आप देखिए कि जाकिर नाइक के जो विचार हैं, क्या वो अलकायदा से डिफरेंट है, क्या वो आईएस से डिफरेंट है? वहाबिज्म ऐसा है, ये सऊदी वाले ऐसे है, तो कहते हैं कि तुम तो मुसलमान को बदनाम कर रहे हो। नहीं, मुसलमान को बदनाम नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें, दुनिया भर में सबसे ज्यादा जिन लोगों को कत्ल किया है, जिन लोगों को मारा है, वो मुसलमान ही हैं। ये सत्य है, लेकिन बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन ये बात भारत का मुसलमान नहीं समझ रहा है। नहीं, उनको समझना होगा। आप देखेंगे कि वो उनको समझ में आ जाएगा। दरअसल उनको जो है जरूरत इस बात की है कि उनको एकेडमिक लेवल पर जाके समझाना पड़ेगा। ये जो डी रेडिकलाइजेशन की जो सोच है, फिक्र है, वो उनको देनी पड़ेगी। कोई बोलने वाला नहीं है, सब लोगों की गांठ फटती है, कोई बोलता नहीं है वहां पर इनके खिलाफ। लेकिन हम पूरे आबोताब के साथ इन लोगों के खिलाफ सबूत के साथ बोलते हैं, दलील देकर के बोलते हैं। हम लोगों को डर और खौफ नहीं है इनका। पूरी दुनिया में वहाबी सिर्फ अपने आप को मुस्लिम समझता है। जो वहाबीज़म को नहीं मानता, ऐसे तमाम मुसलमानों को ये काफिर समझते हैं, उनको मार रहे हैं। आप भी उनके हिसाब से काफिर है, उनके हिसाब से आप भी काफिर हैं, उनके लिए आप भी काफिर हैं। सबसे ज्यादा मरने वाले मुसलमान हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, एक बात मैं आपको बताता हूं कि ये आरजी है और हमने इसको जड़ से पकड़ना है और उखाड़ के फेंक देना है। काल के अवतार की तरफ से मदद आएगी और उनकी मदद से मुसलमान, ईसाई, हिंदू तीनों मिलकर इनको मारेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप जैसे लोग जब बोलते हैं, यूनुस जी, अभी एक सलीम जलील मुंबई से मेरे ट्विटर पे लिख रहे हैं कि यूनुस जी मुसलमान है, इसका क्या प्रूफ है? भाई, अगर मैं मुसलमान नहीं हूं या मुसलमान हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं पूरी दुनिया के लोगों से प्यार करता हूं, हिंदू से प्यार करता हूं, सिख से प्यार करता हूं, यहूदी से प्यार करता हूं, ईसाई से प्यार करता हूं। सब लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मेरा मजहब इंसानियत है, मुझे मुसलमान बन के करना भी क्या है? और ये लोग बोल रहे हैं कि आप जैसे लोग ही जाकिर को बदनाम करें। हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम उसका चेहरा लोगों को दिखा रहे हैं। वो इंसान के रूप में मुसलमान नहीं, शैतान है। ये बोलने का विशेष महत्व है। पुरानी पतलून पहन के फिरता था। अब आज देखें कितने उसने टेलीविजन स्टेशन बना लिए। कहां से आया ये पैसा? ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं ना। ये तो जीना का वर्जन है। ये तो सूट पैंट टाई लगाकर, टोपी लगाकर, खुद तो छोटी टोपी लगाता है इस्लाम की और लोगों को तो टोपियां लगाता रहता है। इसका एक स्टाफ क्या कहता है, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। जाकिर के चैनल का, पीस टीवी का एक स्टाफ क्या कहता है? उसका कोई प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है अच्छे कामों में। वो हजारों कई सौ करोड़ रुपए जो इस्लाम के नाम पे चंदा आया है, ज़कात आई है, तो गरीबों का पैसा है। वो जाकिर नाइक के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, आप उनको हर जगह पे इन्वेस्ट करें। मुझे कहीं दूर दूर तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इस्लाम दिखाई नहीं दिया। जाकिर नाइक में दूर दूर तक मुझे कहीं वो जो लेक्चर्स में बोलते हैं वो दिखाई नहीं दिया। मस्जिद सामने है, वो नमाज को नहीं जाते। हर चीजें वो देखने को मिली जो जाकिर नाइक कैमरे पर बोलते हैं। वो पर्सनल लाइफ में जाकिर नाइक वो नहीं है। वो एक दोहरा चरित्र है। ही इज इस्लामिक एक्टर विद द मेकअप। भैया, इस्लाम बहुत सिंपल है। हर एक छोटा गरीब आदमी भी उसको अमल कर सकता है और अमीर आदमी भी अमल कर सकता है। लेकिन इनका ये जो टारगेट ऑडियंस थी ना, वेस्ट है। इनकी टारगेट ऑडियंस जहां से इनको फंड आता है, तो वहां पर उनको चकाचौंध चाहिए। तो वहां पर वो भी मैं अपोज करता रहा। फिर मैंने कुछ महीना काम किया और मैंने फिर उनके चेहरे पे बोल दिया कि सर, आप सेडिस्ट हो, आप जो बोलते हो आप उस पर अमल नहीं करते हो, आपके दिल में रहम नहीं है लोगों के लिए। और लोगों की मानसिकता वहीं से जानी जाती है कि जब कोई बॉस बनता है तो उसके जूनियर्स उसके साथ कैसे रहते हैं, वो जूनियर्स के साथ कैसे रहता है। वो डिक्टेटर कहता था मीटिंग में कि मैं डिक्टेटर हूं, मैं हिटलर हूं, तुम सबको मेरी मान। यूनुस जी, देखिए, ये उसका एक स्टाफ है पीस टीवी का, मुस्लिम है, क्या कह रहा है जी? इस मुद्दे के ऊपर जो है कई रोज तक बात चलनी चाहिए
और तफसील के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अब आधे घंटे की गुफ्तगू में तो सब कुछ समझाया नहीं जा सकता है। 1 घंटे की चिंता ना करें, हम आपको रोज लेंगे। हम तो जाकिर को जब तक पूरा नंगा नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जब तक ये नंगा नहीं होगा उस वक्त तक आपके देश प्रेमी होने का सबूत भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अगर हमको इंडिया से मोहब्बत है, दुनिया से, इंसानियत से मोहब्बत है, तो इस जैसे हरामियों को नंगा करना ही होगा। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है कश्मीर से, बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं अब्दुल वहाब बोल रहा हूँ, गोगा भावनगर गुजरात से। अच्छा, गुजरात से, बोलिए। हाँ, मैं जाकिर नाइक का फैन हूँ और मेरे सारे दोस्त जो है ना वो हिंदू है। हाँ, जितने भी ब्याज से पैसा लेके मैं जाकिर नाइक का जो प्रवचन सुना ना, उस हिसाब से मैं पूरे हिंदू जो मेरे दोस्त थे ना वो सबको मैं ब्याज से मुक्त किया कि भाई नहीं, ब्याज छोड़ो, मैं पैसा आपको दे रहा हूँ। और वो पूरे हिंदू थे। और आज ये इल्जाम क्यों लगा रहे उसके ऊपर? इसका जवाब यूनुस भाई ज्यादा अच्छा देंगे। आप और बोलिए, क्या जाकिर के फैन क्यों है आप? मैं जाकिर का पूरा फैन हूँ। क्यों? अच्छी बात बोल रहा है वो, जो बोलता है कि लोगों को मारो। हाँ, ये अच्छी बात है कि हर मुस्लिम को टेररिस्ट होना चाहिए। कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है कि मुस्लिम को टेररिस्ट होना चाहिए? देखे कि वो किस बात पे बोल रहा है? उसमें कहता है हर मुस्लिम को टेररिस्ट होना चाहिए। नहीं, टेररिस्ट किस बात से होना चाहिए? टेररिस्ट होना चाहिए, गलत बात पे होना चाहिए। और वो लादेन को हीरो मानता है, लादेन को आतंकवादी नहीं मानता। हीरो मानता है तो वो खुद भी आतंकवादी होगा ना। मेरी बात सुनो, वो जाकिर नाइक तो मैं बाद में सुना, लादेन को हीरो किसने बनाया? लादेन को हीरो बनाया किसने? आप उसकी स्पीचेस उठा के देखें। नहीं, जाकिर नाइक नहीं, अमेरिका ने। हाँ, तो यही तो जाकिर का परिणाम है। 9/11 भी अमेरिका ने किया। ये लोग देखिए इनका लॉजिक। एक बात देखो, मेरे दोस्त जो है ना, मेरे दोस्त वो पूरे के पूरे गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं है। आज मैं जाकिर नाइक का फैन बना ना, मेरा भाई भी आज मेरे को बुला नहीं रहा है, मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। क्यों? वो यही कि वो बोले वो ये मतलब का है, ये मतलब का है। नहीं, मैं बोला जो सच्ची बात बोलता है ना उसके साथ ही रहने का है बस। अच्छा, आपके सारे मित्र हिंदू है आप बता रहे, जाकिर कहता है कि गणेश भगवान नहीं है। आप गणेश को भगवान मानते कि नहीं मानते? देखो, ये इस बात से मैं बहस नहीं करना चाहता। अरे वाह, मतलब जो बात आपके खिलाफ जाती है फैलाना चाह रहे हैं। सऊदी अरब अपने फिरके को, वहाबिज्म को पूरी दुनिया में फैला रहा है। सऊदी अरब का काम ही यही है। जैसे अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है, इंग्लैंड, यहाँ जा के ये मस्जिदें बनवाते हैं, फ्री लिटरेचर बेचते हैं। इसकी वजह से इनकी आइडियोलॉजी बढ़ रही है। ये तीसरी सुपर पावर बनना चाहता है। ये जो सुपर पावर की रेस चल रही है ना, अमेरिका और रशिया और उसके बाद चाइना और इंडिया भी अब सुपर पावर की रेस में आ गया है। तो इनके पास तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, इन्होंने टेररिज्म को अपनी इंडस्ट्री बनाया है। ये पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे हैं। दिल्ली के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा लगाना चाहते हैं। आपको इन बातों को समझना होगा, वरना इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, वो आप समझा पाए हमको भी और हिंदुस्तान को और इसके मूर्ख फॉलोअर को, इसीलिए आपको आज लाइव लिया है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने बात कर रहे हैं जाकिर नाइक की। जाकिर को गिरफ्तार करो इस सीरीज को हम लगातार आपके सामने लेकर आए। हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान हैं और हमारे सामने करोड़ों दर्शक अपनी बात को रखने के लिए भी अपनी अभिव्यक्ति हम तक पहुंचा रहे। टेलीफोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा हम तक पहुंच रहे अभिव्यक्ति को हम आपके पास सीधे विदाउट एडिट लाइव भेज रहे हैं। आप भी अपनी अभिव्यक्ति हम तक जरूर भेजें। ब्रेक के पहले हम यूनुस जी से बात कर रहे थे जो जाकिर खान को एक्सपोज करने का काम दुनिया भर में कर रहे। हम यूनुस जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए कि जाकिर नाइक कैसे वहाबिज्म की आप बात कर रहे थे कि कैसे उसको पैसा आता है, क्यों आता है और वो क्या कर रहा है। जाकिर नाइक जो है वहाबिज्म को प्रेजेंट करते हैं और जो वहाबिज्म को प्रेजेंट करने वाले हैं सऊदी अरब खुद ब खुद उनके ऊपर हाथ रख देता है और उनकी फाइनेंशियल हेल्प करता है। शुरू में ये सिर्फ एक तबलीगी जमात के लोग थे। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की बस्ती के कोने पर इन्होंने अपने मरकज बनाया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों को अपना जो है ब्रेन वॉशिंग करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर अब ये तकरीबकारी की तरफ आ रहे हैं, आतंकवाद की तरफ आ रहे हैं। और इनका ख्वाब ये है कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का कब्जा होगा। इंडिया जो कि पहले यहाँ पर मुसलमान बादशाह होते थे, दोबारा ये इंडिया के ऊपर इस्लाम का कब्जा करना चाहते हैं। और इनका ये ख्याल है कि इस्लाम इस बात की इनको इजाजत देता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। इनका इस्लाम से अंदरूनी तौर पर कोई ताल्लुक इनका है नहीं, कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो ये हैं, लेकिन ऐसे मुसलमान हैं कि जैसे मर्दों और औरतों के बीच वाला आदमी होता है, उसको आप ना मर्द कह सकते हैं ना उसको औरत कह सकते हैं। मैं जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ग्रोथ मुस्लिम्स की हो रही है, जो सऊदी अरेबिया की बात ये कर रहे थे, उसको मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। इन्हीं की बात, यूनुस जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। जो प्यू रिसर्च सेंटर है यूएस का, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड जिसकी रिसर्च होती है, उसके मुताबिक 2010 और 2050 के दरमियान मुस्लिम्स की ग्रोथ रेट 73% थी और हिंदूज की केवल 34%। तो ये इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो दूसरे रिलीजन्स हैं जैसे बुद्धिस्ट की -0.3%, क्रिश्चियंस की 35%, तो ये लगभग सभी से दुगना रेट पर बढ़ रहे हैं। तो क्या यूनुस जी जो बात मयंक जी कह रहे हैं, बच्चे पैदा करके कब्जा करने की, क्या अपने बच्चों, ये तो खुद अपने बच्चों को कई विदेश में पढ़ाते हैं ऐसी बात करने वाले, और दूसरों को कहते हैं कि 4-4, 6-6 पैदा करो। यही हो रहा है। आप एक चीज देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि जो वहाबी मुस्लिम नहीं है वो हैंड टू माउथ जिंदगी गुजार रहा है, और जो वहाबी हो गया है उसके पास बहुत पैसा है। ये आप चीज नोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप, हमने दिखाया दर्शकों को कि जाकिर के जो स्टेज होते हैं, जो सेट होते हैं, उसके जो जलसे होते हैं, वहां तो 100-100, 150-150 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। जी हाँ। तो जो मुसलमान सऊदी अरब से आ रहा है। हाँ, तो सऊदी अरब को तो भारत के मुसलमान पवित्र पूज्य स्थल मानते हैं। जी हाँ, यही तो सबसे बड़ी खराबी की जड़ है। तो ये कैसे होगा? एक काम भारत को करना होगा, और वो ये है कि वो जो भारत के जो नेता हैं, खासतौर पर कांग्रेस वाले, उन लोगों को चाहिए कि जाकिर नाइक पर से हाथ हटा दें, क्योंकि वो अपने वोट के चक्कर में इन लोगों को साथ लगा करके रखते हैं और ये नहीं जानते कि ये उनके देश की सलामती के लिए कितना खतरनाक है। ये जो नेता हैं इनको थोड़ा सा डिस्टेंस करना चाहिए, बजाय इसके कि लालच में आके कि इनको वो वोट देंगे, इनको सूली पर लटका देना चाहिए, वरना कल हम बैठ के सब रोएंगे भारत के लिए। बिल्कुल। लेकिन भारत में तो ओसामा बिन लादेन जैसा देखने वाला कोई आदमी अगर मिल जाता है तो लालू उसको ले जाता है दिखाने के लिए। तो टेररिज्म से डरने वाले नहीं है वो। अपने पासवान भी लेके जाता था। हाँ, मिराज नाम का एक व्यक्ति था है जो कि ओसामा बिन लादेन जैसा लगता है, उसको बिहार के तथाकथित सेकुलर पॉलिटिशियंस वो अपने साथ रखते हैं। लेकिन मयंक जी वो तो राजनेता सेल्फी से, जब लादेन के चेहरे से फायदा होगा तब तक पासवान ने लादेन का चेहरा रखा, जब लगा कि मोदी के चेहरे से फायदा होगा तो मोदी के साथ आ गए।
हाँ, लेकिन देखिए यूनुस साहब ने जो बात कही है बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो जब तक हमारे देश के अंदर ऐसे मुस्लिम जो कट्टरवाद को फैलाते हैं और जो दुनिया भर में पता है कि ये कट्टरवाद फैलाते हैं, जब तक हमारे देश के राजनीतिक संगठन उनसे हाथ नहीं उठाएंगे और उनको फाइनेंस नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो बहुत खतरा हमेशा बढ़ता रहेगा। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले वो कई सारे लोग बैठे हो स्टेज के ऊपर, दिग्विजय सिंह जा रहा है और उसको गले मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? उसको क्या मतलब है दिग्विजय सिंह को? उसको, वो तो धार्मिक आदमी तो नहीं है, तो पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन वो उसको लगता है कि मैं जाकिर नाइक को गले लगाकर इतने सारे वोट हासिल कर सकता हूं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हालांकि टीकू जी, मैं तो इसको अलग नजरिए से भी देखता हूं पत्रकार के नाते। जहां भी ये जाते हैं दिग्विजय जी, इसका मतलब है मान लीजिए कि ये कट्टर आदमी है, पहली चीज। दूसरा, दिग्विजय जी जिसके पास गए वो ऊपर चला गया, उसने जिसको जी लगाया वो ऊपर चला गया। तो वो तो ऊपर वाले का खेल है, वो तो ऊपर वाले का खेल, उसमें तो दिग्विजय का कोई कंट्रोल नहीं है ना। दिग्विजय उनके वो लेके जाने वाले के प्रतिनिधि है। यूनुस जी। जी जनाब। हाँ, तो अब हिंदुस्तान में अगर हम किसी को ये कहे जो बात आप कह रहे हैं कि नहीं ये